अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये सी व्हेल को अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि इसकी प्रजाति काफी ज्यादा खतरे में है। इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर हमने इसको प्रोटेक्शन नहीं दी और ये पॉपुलेशन लगातार और खत्म होती चली गई तो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड में चले जाएगा। और ऐसे ऐसे यहाँ पर दोस्तों ये कह सकते हो कि एक्सटिंक्ट हो सकती है, प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो सकती है। समझ गए? तो आयुसीएन क्या है इसका? एंडेंजर्ड कैटेगरी। बाकी साइट्स में यानी कि इसका व्यापार वगैरह अगर आप देखोगे, जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है उसके बेसिस पर देखें तो उसको अपेंडिक्स 1 में कवर किया है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड आप नहीं कर सकते। इसका बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये दोनों डेटा ध्यान रखिएगा इन सी व्हेल्स के बारे में। सवाल यह है कि अर्जेंटीना का जो पेटागोनिया कोस्ट है, अर्जेंटीना आपको पता है दोस्तों एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, समुद्र का किनारा है। वहां पे जो पेटागोनिया कोस्ट है वहां पे ये सी व्हेल पाई जाती थी, लेकिन 1920 से लेकर 1930s के बीच में ये व्हेल पूरी तरह से खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई। अब डिसअपियर क्यों हुई, रीजन क्या था इसके पीछे का? ये वही टाइम पीरियड है दोस्तों, उस समय पर बहुत ज्यादा हंटिंग चल रही थी। इन व्हेल्स को खत्म किया जा रहा था, इनका शिकार किया जा रहा था अपने फायदे के लिए। तो जब ये सब कुछ हुआ तो इससे सी व्हेल की पॉपुलेशन लगातार कम होती चली गई, और यही मेन रीजन था कि इस एरिया से ये सी व्हेल्स पूरी तरह से डिसअपियर हो गई, खत्म हो गई, वापस नजर नहीं आई। और फाइनली अब 100 साल बाद दिखाई दी हैं, जिस वजह से वापस से न्यूज आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो ये सी व्हेल्स दोस्तों ये रिकवर कैसे हुई? तो हुआ ये कि जैसे मैं बता रहा था 1920 से लेकर 1930 के बीच में बहुत ज्यादा हंटिंग हो रही थी। लेकिन दोस्तों हमने पहले ही इतनी सारी गलतियां कर दी हैं, पहले ही अपने एनवायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को इतना ज्यादा डैमेज किया है कि अब क्या हो रहा है, उसको सुधारने के लिए हम बहुत सारी स्कीम्स, प्लानिंग, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीजें बना रहे हैं, है ना? तो हुआ क्या कि धीरे धीरे करके हमने ये जो वेल है, वेल की हंटिंग हो रही थी, कमर्शियल पर्पस के लिए इसका यूज कर रहे थे, उसके ऊपर दुनिया भर में बैन लगा दिया गया। भैया अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप हंटिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। तो पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं इन वेल के हंटिंग के ऊपर में, जिस बेसिस पर यहाँ पे क्या हुआ, जो ये वेल्स हैं इनकी थोड़ी बहुत ब्रीडिंग हुई, क्योंकि मैं आपको बता रहा था हर 2 से 3 साल में ब्रीड करती हैं, तो इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत धीरे ग्रो कर रही है, और ऊपर से पहले हंटिंग भी हो रही थी तो पॉपुलेशन खत्म ही होती चली जा रही थी। इस चक्कर में ये वेल डिसअपियर ही हो गई ना। फाइनली यहाँ पर जब हंटिंग वगैरह के ऊपर में रोक लगाई गई तो हुआ क्या, धीरे धीरे यहाँ पर इनके बीच में ब्रीडिंग हुई, और ब्रीडिंग से यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर डेवलप हुई। तो ये मेन रीजन था जिसकी वजह से ये वापस से दिखाई पड़ी है। अब सवाल यह है कि हम कौन कौन से एफर्ट्स लगा चुके थे इन सी वेल्स को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि एक समय पर ये वाली वेल काफी न्यूज में रहा करती थी। क्योंकि इनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, 2 फोटोज इनफ हैं। यहां पे आप देखो, जो ये निसार सैटेलाइट है इसमें इसरो और नासा दोनों का क्या योगदान है, जरा ये डिस्कस करते हैं। नासा का योगदान क्या है? नासा इस सैटेलाइट में डाल रहा है एल बैंड, SAR, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टर बूम्स असेंबली। दूसरा हाई डेटा रेट टेलीकॉम। तीसरा GPS। चौथा हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर। और इसरो की साइड से कंट्रीब्यूशन क्या है? स्पेसक्राफ्ट, लॉन्च व्हीकल, इवन यहां पर पूरा रॉकेट हमारा ही जाने वाला है, लॉन्च करने वाला है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का हम यूज करेंगे यहां पे। फिर है एस बैंड SAR इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये वो कंपोनेंट्स है दोस्तों जो नासा और इसरो कंट्रीब्यूट करके इस निसार सैटेलाइट को बना चुके हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा सैटेलाइट तैयार किया गया है, ये अमेरिका और इंडिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था 2014 में, उसी के बेसिस पर इसको रेडी किया गया। होगा क्या, इस सैटेलाइट का मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल का होने वाला है। ये करेगा क्या? ये हमारे पूरे पृथ्वी को 12 दिन के अंदर अंदर पूरी मैपिंग तैयार कर सकता है, पूरे 12 दिन के अंदर मॉनिटर कर सकता है पूरे पृथ्वी को। ये निसार सैटेलाइट, ये इसकी ताकत है। अब कंट्रीब्यूशन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं दोनों साइड से। प्लस ये सैटेलाइट दोस्तों इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होने वाले हैं। केवल ये अर्थ की मैपिंग नहीं करेगा, हमारे पृथ्वी के सरफेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल हैजार्ड्स क्या आ सकते हैं, कहीं पर अगर तेल फैल गया है, ऑयल स्पिल हो गया है समुद्र में, उसकी जानकारी देना, क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या वेरिएशंस हो रहे हैं वो जानकारी देना, एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण किस प्रकार से बढ़ रहा है, हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा दोस्तों ये निसार सैटेलाइट हमको प्रोवाइड करवाएगा। जैसे हम यहां पर इसको पूरी तरह से रेडी करते हैं तो बताया जा रहा है कि निसार सैटेलाइट दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट होने वाला है, जिसमें कॉस्ट आएगी 1.5 बिलियन US डॉलर्स। दुनिया का पहला रडार सैटेलाइट होगा जो डुअल फ्रीक्वेंसी पर भी काम करने वाला है, जिसमें इसरो और नासा दोनों का एक इंपॉर्टेंट योगदान है। ठीक है,
फिलहाल के लिए यहाँ पर बता दिया जैसे मैंने कि इसमें कुछ इश्यूज हैं, बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द स्पेशली यहाँ पे जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद में ये काम करेगा जुलाई में। वैसे इसको काम करने का मेन मकसद था, वैसे अब अक्टूबर और नवंबर तक यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, वो बताया गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2, यहीं पर इसरो के चीफ ने चंद्रयान 4 की जानकारी भी दी है कि भाई चंद्रयान 4 को लेकर तैयारी चल रही है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया, चांद के साउथ पोल पर भारत पहला देश बना उतरने वाला, उससे कहीं ना कहीं दुगनी तिगनी हमें यहाँ पे मेहनत करनी होगी चंद्रयान 4 को तैयार करने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 4 में मेन पर्पस ये होगा कि हम चांद पे से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करके वापस लेकर आने वाले हैं, सैंपल्स लेकर आएंगे पृथ्वी पर। तो ये बड़ा इनिशिएटिव है जिसको लेकर वर्क कर रहा जा रहा है और आगे थोड़ा सा समय लगेगा, सारी जानकारी साथ ही साथ आपको मिलती रहेगी। फिर इसरो के चीफ ने, आप कह सकते हो, बड़े बड़े टारगेट बताएं कि 2035 और 2040 तक भारत के स्पेस के यानी इसरो के क्या क्या टारगेट्स होने वाले हैं। सबसे पहली चीज, हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारत का खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे 2035 तक, और पहले इंडियन को चांद पर भेजेंगे 2040 तक। और भी कई सारे टारगेट्स दोस्तों यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें कि गगनयान मिशन भी है जिसको लेकर ऑलरेडी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। ठीक है, मून मिशन में मैं आपको बता ही चुका हूं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कहना है कि हम मून को ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो हम कुछ सैंपल्स लाएंगे चंद्रयान 4 के अंदर में, दूसरा जो 2040 में क्या होगा, पहली बार फर्स्ट इंडियन को हम मून पर उतारेंगे। फिर है मार्स मिशन, इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे मार्स पे जा चुका है, लेकिन अगला जो स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे मार्स पे एक लैंडर भेजना। ठीक है, जो अमेरिका और चाइना ऑलरेडी ये इनिशिएटिव अचीव कर चुके हैं। रशिया भी सक्सेसफुली मार्स पे लैंड हो चुका है, लेकिन उनका जो लैंडर है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया। तो भारत यहाँ पे अपने लैंडर को उतारेगा जो कि प्रॉपर तरीके से मार्स पर घूमेगा, सारा डेटा हमें देगा, जैसे हमने अभी चांद पर किया। फिर ऐसी और भी इनिशिएटिव है जिसमें हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन होने वाला है, शुक्रयान मिशन भी होने वाला है। वीनस पर दोस्तों हम अपना मिशन भेजेंगे उसको एनालाइज करने के लिए। फिर इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहा है, नया लॉन्च पैड बना रहा है, ह्यूमन सेंट्रिक लैबोरेटरीज टेक्नोलॉजी, ऐसे अदर वेरियस चीजों पे काम किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया गगनयान मिशन के बारे में, तो ये गगनयान मिशन भी दोस्तों अभी यहाँ पे हम इनिशिएटिव तैयार करेंगे। अभी गगनयान 1 लॉन्च किया जाएगा जिसमें कोई भी इंसान नहीं होगा। हमारा मेन टारगेट है इंसान को अंतरिक्ष में भेजना, और अंतरिक्ष में 5 से 7 दिन तक वो रुककर नीचे उतरेंगे। कैसे भाई, एक रॉकेट होगा जिसमें यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑर्बिटर मॉड्यूल होने वाला है और क्रू मॉड्यूल होने वाला है। इसमें एक कमरा सा बनाया जाएगा ऊपर जिसमें यहाँ पे लोगों को बैठाया जाएगा, और फिर ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा, और अंतरिक्ष में जाने के बाद वो जो मॉड्यूल है जिसमें लोग बैठे हुए हैं वो अलग हो जाएगा। वो 5 से 7 दिन तक स्पेस में रहेगा। स्पेस में रहने के बाद नीचे गिरना शुरू होगा। जब नीचे गिरेगा तो उसमें से पैराशूट ओपन करेंगे, और पैराशूट ओपन होने के बाद में इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी और आराम से ये उतर जाएगा। तो ये हमारा मेन टारगेट है गगनयान मिशन के अंदर में, जिसमें बहुत सारा 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं, और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो यूएस, रशिया, चाइना के बाद इंडिया चौथा देश होगा ये कदम उठाने वाला। ठीक है, तो लॉन्च साइट क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये फ्लाइट की पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 फ्लाइट्स होंगी, उसमें कोई इंसान नहीं होगा। तीसरे फ्लाइट में यहाँ पर हम इंसान को भेजेंगे, क्योंकि प्रॉपर ट्रायल करना जरूरी है। हम नहीं चाहते कोई डिजास्टर हमारे सामने निकल कर आए, समझ रहे। चलिए आगे आते हैं। एक कर रही थी, अब होता यह है, ये नोबेल प्राइज विनर हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट ऑथर थी जिन्होंने कई सारी जो यहाँ पर बुक्स है, मास्टरपीस है, वो लिखे हैं। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। इनको साल 2013 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया था। इवन इनको अपनी किताब के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है 2009 में। ऐसे जो इंटरनेशनल बड़े बड़े प्राइजेस है दोस्तों, वो यहाँ पर इसको रिसीव कर चुकी हैं। समझ गए, कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं काफी सारी, ये यहाँ पर इसके बारे में डेटा मेंशन किया गया है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इनका नाम ध्यान रखना, लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में भी पता होना चाहिए, स्पेशली क्योंकि इनको लिटरेचर वाला नोबेल प्राइज मिला है 2013 में, तो ये भी पता होना चाहिए। जब दोस्तों हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज किसके थ्रू बनाए गए थे? इनको एस्टेब्लिश किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के थ्रू। अल्फ्रेड नोबेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, पता ना, बॉम्ब जो है, डायनामाइट का इन्वेंटर थे ये, समझ गए। अब होता यह है कि इन्हीं के नाम पर ये नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया। सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोबेल प्राइज 6 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। सबसे पहले फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजियोलॉजी या मेडिसिन कह लो, चौथा लिटरेचर, पांचवा पीस एंड छठा इकोनॉमिक साइंस।
तो ये 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ध्यान रखिएगा क्यों कह रहा हूं, अभी आपको असलियत इसकी पता चलेगी। अब दोस्तों यहां पे बोला ये जा रहा है, जब भी ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, जो इनकी प्राइज मनी है वो होती है स्टॉकहोम, यानी स्वीडन में जो जगह है स्टॉकहोम, वहां पर हर साल दिसंबर में दोस्तों ये प्राइज मनी होती है। और जो ये पीस प्राइज है, ये केवल स्टॉकहोम सेरेमनी में ही नहीं, ध्यान रखिएगा, ये ओस्लो यानी नॉर्वे में भी यहां पर प्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो ये नोबेल प्राइज हैं, इनमें मैंने क्या बताया था, 6 कैटेगरीज हैं, और 6 में से अगर आप पीस वाले को हटा दो तो बची कौन सी, ये 5। तो पीस वाले को हटाकर जो ये 5 प्राइजेस हैं, ये पांचों कैटेगरीज वाले तो स्टॉकहोम स्वीडन में जो इवेंट होता है वहां पे दिए जाते हैं। लेकिन उसी दिन दोस्तों नॉर्वे में जो ओस्लो है वहां पर भी एक इवेंट होता है, लेकिन जो नॉर्वे ओस्लो में इवेंट होता है वहां पर केवल पीस प्राइज दिया जाता है। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, पीस प्राइज ध्यान रखिएगा, ये स्टॉकहोम की सेरेमनी में नहीं, नॉर्वे के अंदर में जो सेरेमनी होती है वहां पर दिया जाता है। और हर कोई जो नोबेल लॉरेट होता है, जो यहाँ पर इसका विजेता होता है, उसको गोल्ड मेडल, डिप्लोमा प्लस कुछ मॉनेटरी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट कौन थे, पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो था रविन्द्रनाथ टैगोर जी, लिटरेचर के कैटेगरी में मिला था 1913 में। फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबेल लॉरेट कौन थी, तो फर्स्ट वेमेन की बात करी जा रही है वो है मदर टेरेसा। इनको पीस के लिए मिला था, या के लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है ताकि वो इस प्रकार का ड्रास्टिक स्टेप उठाने से बचें। अब दोस्तों ये जो स्टेप उठा रहे हैं उसके पीछे का रीजन ये है कि आज के समय के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है वो कितना ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं। ज्यादातर एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है, एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस के बेसिस पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मेडिसिन के, प्रोफेशनल कोर्स के और भी वगैरह वगैरह कोर्स के। लेकिन जिस तरीके से कोचिंग का चलन बढ़ा है पिछले कुछ समय पे, लोगों में एक डर पैदा हो गया है, कंपटीशन का लेवल इंक्रीज हो गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। पिछले कुछ समय से कोचिंग्स इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुई है दोस्तों के एडवर्टीजमेंट्स आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए 500 हजार कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं सब जगह पर। दिल्ली में लोग जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, अपनी सारी चीजें यहाँ पर घर पे छोड़ छाड़ के। काफी सारे केसेस में लोग अपनी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं, जो पैसा है उससे यहाँ पर तैयारी करने जा रहे हैं। रिजल्ट पता नहीं है क्या होने वाला है, बस ये है कि हाँ मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों ये जो कोचिंग सेंटर्स बड़े हैं और इनके जो मेथड्स आज के समय पर देखने को मिलेंगे जो ये सेंटर्स में अपना रहे हैं, ये भी एक मेन कारण बना है कोटा में बच्चों के इस कदम उठाने के पीछे का। क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर क्या कर रहे हैं, बीच बीच में टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। काफी सारे कोचिंग सेंटर क्या कर रहे हैं, भैया उनको तो रिजल्ट चाहिए, किसी चीज से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। वो प्रॉफिट कैसे बनेगा, जब बढ़िया रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट देने के लिए वो कोचिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग से बच्चे छांटने शुरू कर देते हैं। कुछ समय के लिए पढ़ाया, एक टेस्ट रख दिया, उस टेस्ट में देखा जो बच्चे आगे हैं उनको उठाकर एक दूसरे क्लासिक वाले बैच में डाल दिया, बाकी को ऐसे ही दूसरे बैच में रखा रहा कि भाई उस पर यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसमें नॉर्मल टीचर भेज देंगे, और जिस बच्चे ने बढ़िया किया है उसके लिए एक्सपर्ट टीचर भेजेंगे और बढ़िया करेंगे और उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। फिर क्या हुआ, इन बच्चों को इकट्ठा कर लिया था, अब क्या हुआ, यहाँ पर भी टेस्ट दिलवा दिया, इसमें से भी क्रीम इन्होंने छाट ली ऊपर। अब यहाँ पर ये जो छाटे बच्चे, इनके लिए और एक्सपर्टीज को भेजा गया, हर एक फैसिलिटी अपनी साइड से प्रोवाइड कराएं, भाई आपका रहना खाना सब कुछ हम करेंगे, बस खाली मेहनत करके रिजल्ट ले आना, और रिजल्ट लाके बोल देना यहाँ से हमने पढ़ाई की है। तो बस ऐसे दोस्तों बीच में टेस्ट किया जा रहा है। और इन बच्चों को पता है जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं कि भैया ये टेस्ट का मतलब क्या हो गया, भाई ऑलरेडी जो टॉपर आने वाला है वो छट चुका है, हम तो पीछे रह गए। तो बच्चे का डिमोटिवेशन यहीं से शुरू हो गया ना। तो कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं कोचिंग सेंटर के माध्यम से। क्या है, बस रिजल्ट अपनी साइड से निकाल के देना, चाहे बाकी कुछ भी होता है। भाई रिजल्ट दे देंगे और बाकी जो 4-5 बच्चे जो उन्होंने चुने हैं उनका रिजल्ट निकाल देंगे, मान लो आ गया वो टॉपर, अब उनका सब जगह प्रचार कर देंगे कि भाई आओ हमारे पास में, हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाला है। लेकिन क्या चला है इंडस्ट्री में, ये बच्चे को या बच्चे के पेरेंट्स को नहीं पता है। वही स्टार्टिंग में बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा यार हाँ यहाँ से रिजल्ट आया, यार टॉपर यहाँ से निकला है, उसने भी बताया यहाँ से पढ़ा है, उसकी शीट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिख रही हैं, उसी कोचिंग से पढ़ाई की है, हमें भी एडमिशन लेना चाहिए। पेरेंट भी सोचते हैं यार ठीक है बच्चा पढ़ेगा, उसके लिए यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह सेल कर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पर नजर आए दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन को भी कंट्रोल करना जरूरी है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगनी काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक मेन रीजन हमको नजर आया। हो क्या रहा है, जो बच्चे दिल्ली में या कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनका शेड्यूल अगर आप देखोगे 10-10 घंटे पढ़ाई करना है ना, मशीन बन चुके हैं, सोशल स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन करने का तरीका भी नहीं पता है, बाहर कैसे यहाँ पर मिलना है, कैसे बातचीत करनी है, बस क्या है घर में वही रट्टा मारना, पढ़ना और यहाँ पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, राइटर बोलते हैं कई सारी सिचुएशन मैंने अपने सामने देखी है, क्लास 10 का बच्चा या उससे भी अंडर का, यहाँ पर उनका जो जीवन है वो बिल्कुल बेकार सा कर दिया गया है। जो चाइल्डहुड है जहाँ पे वो बहुत कुछ सीखता, लेकिन उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के पीछे पूरी तरह से उनकी लाइफ डैमेज की जा रही है। और ये कोचिंग सेंटर उनको ज़ॉम्बी बना देते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ो। लोग बच्चे में डर पैदा होता है, हाँ यार मेरा बड़ा वाला 10 घंटा पढ़ रहा है, मैं 11 घंटा पढ़ूंगा। फिर फैमिली का प्रेशर और वगैरह वगैरह प्रेशर्स पढ़ने लगते हैं।
वहीं से डिमोटिवेशन स्टार्ट होने लगता है, वहीं से फिर डिप्रेस होने लगता है इंसान। वही चीज़ राइटर एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर एक सुधार की ज़रूरत है। क्या बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं वो केवल उसके मार्क्स पर डिपेंड करती हैं? क्योंकि दोस्तों चीज़ें तो यही हो रही है ना आजकल, जैसे CUT, पता है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर आ गया कि भैया अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए जाते हो बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, तो आपको CUET का एग्जाम देना होगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोस्तों इस CUET को अडॉप्ट कर लिया। भैया आप ये जब एग्जाम निकालोगे तभी ये एक एंट्रेंस हो गया, एग्जाम निकालोगे तभी आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, तब आप ग्रेजुएशन कर पाओगे। तो जो पहले 12th के मार्क्स के ऊपर लोग फोकस कर रहे थे वो 12th के मार्क्स बेकार हो गए। 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही तो पहले एडमिशन हो रहे थे। तो दोस्तों उसका क्या हुआ? ये भी तो एक प्रॉब्लम वाली बात है ना। फिर 12th की डिग्री का क्या करना है? कुछ नहीं करना। राइटर बोलता है ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है ना, जहाँ पे वो आप देखोगे काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ यार यहाँ से बच्चे को पढ़ाते हैं, सही रहेगा, उसके लाइफ सेटल हो जाएगी। पेरेंट्स तो अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता उन्हें। तो इसलिए वो अक्सर क्या करते हैं, लोन वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, लोन लेके यहाँ पर उसको बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आप यहाँ पे सालों साल आप CUT के ऊपर में स्कोर निकालने में यहाँ पर लग जा रहे हो। पहले ये नहीं था, बट आप CUT का एग्जाम दो ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में जाने के लिए। और एट द लास्ट इसका विक्टिम कौन बन रहा है? बच्चे बन रहे हैं, जो फ्यूचर हैं, इस दुनिया के फ्यूचर हैं, इंडिया के फ्यूचर हैं। तो स्टूडेंट ने जो अपना इतना टाइम दिया है, इतना अच्छे से पढ़ाई की है, 12th क्लास के अंदर में इतना सब कुछ निकाला है, उसके मार्क्स कोई मैटर नहीं करता। दूसरी बात दोस्तों, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इतना ज़्यादा स्कूल में पढ़ाई की है, 12 साल यहाँ पर स्कूलिंग की है, तो उस स्कूल का क्या चीज़ हुआ? स्कूल का क्या फ़ायदा हुआ? है ना, वो चीज़ वहाँ पर भी तो चीज़ें सिखानी चाहिए थी। अदरवाइज आगे आके यहाँ पर ये काम करना पड़ा है, फिर से टाइम देना पड़ रहा है, फिर से सब कुछ निकालना पड़ रहा है, दोबारा से शुरू से पढ़ाई करनी पड़ रही है, फिर एग्जामिनेशन निकल रहा है। तो स्कूल्स में क्या किया जा रहा है? वहाँ पर भी हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करने की ज़रूरत है, बढ़िया टीचर्स को रिक्रूट करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है एंट्रेंस एग्जाम तो दीजिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो मतलब आप ज़बरदस्ती क्यों उसमें डाल रहे हो एंट्रेंस एग्जाम? जब आप यहाँ पे 12 ईयर्स की पढ़ाई की है, उसके बेसिस पर यहाँ पे आपका 12th क्लास तक का स्कोर है, उसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हो, नलीफाई कर रहे हो। तो ऐसा करना भी सही नहीं है ना। क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं इनको भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, जिससे बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाई करेगा, बहुत सारी चीज़ें जानेगा। और इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये भी कुछ नहीं तो एक बच्चे का पर्सनल इंटरव्यू के एबिलिटीज़ पर आप उसको एडमिट करो। ऐसा नहीं कि केवल आप यहाँ पर जो उसके मार्क्स आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहा है, रेक्टिफिकेशन कर रहा है, उसके बेसिस पर लोगे, थोड़ा आप पर्सनल इंटरव्यूज भी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करो। जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज जिसके प्रिंसिपल है राइटर, ये बोलते हैं हमने क्या कर रखा है, हमने कोई ऐसा चीज़ें लगाई नहीं रखी है, हमने केवल पर्सनल इंटरव्यू जैसी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर रखा है। और 70 साल से यही चल रहा है। बच्चे को यहाँ पर एक सबसे बड़ा एग्जामिनेशन का तरीका यही है कि उसका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाए, पैनल बैठाया जाए, बातचीत करेगा बच्चा, इंटरेक्ट करेगा, स्माइल भी करेगा, चीज़ों को समझेगा भी, उसको सजेशन भी मिलेगा, कोई मतलब लास्ट में ऐसा सजेशन भी मिलता है ना, तो ऐसे पर्सनल इंटरव्यू के तौर पर सजेशन भी मिलेगा। तो वो खुश रहेगा कि हाँ मैंने इंटरव्यू को अटेंड किया, ये मेरी एबिलिटीज है, मुझे कमियां जानने को मिली। अदरवाइज जो ऐसे लिखित में पेपर हो, रेक्टिफिकेशन करो, जाओ लिखो, उसमें कोई ज़्यादा इतना फायदा ही नहीं है। आप सोच रहे हो पर्सनल इंटरव्यू बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये काम हम कर सकते हैं। हर एक बच्चे की एबिलिटी को जानने का तरीका यही है, उसको सामने से बैठकर भापना या केवल रट्टा करवा कर केवल एग्जामिनेशन देना, वो राइटर का कहना है। तो पर्सनल इंटरव्यू हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक अहम हिस्सा बनाना होगा, अगर हमें यंग पीपल को खत्म होने से बचाना है तो। क्योंकि कई सारे शार्प माइंडेड भी यहाँ पे दोस्तों इसका शिकार बन चुके हैं, ऐसे डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं। तो हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर, पार्लियामेंटेरियंस, इन सबको साथ में आना होगा, कुछ लेसन सीखने होंगे और ऐसी नई चीज़ों को इसमें इंक्लूड करना होगा। आपके क्या सजेशन है? आप यहाँ पे राइटर से कितने सहमत हो या इसमें कुछ ऐड ऑन वगैरह करना चाहते हो? क्योंकि मैंने तो यहाँ पर राइटर के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो आपको समझा दिए। आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहते हो कि और क्या हो सकता है या अच्छा तरीका है? कितने सहमत हो आप? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी लिखना। ठीक है, आगे आते हैं। फिर दूसरा एडिटोरियल जिसको मैंने बोला था सुपर इंपॉर्टेंट है और आज का एडिटोरियल ऑफ द डे है, जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। क्या हो रहा है? पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्चा हो रहा है ये राज्यों का ज़्यादा हो रहा है, सेंटर का कम हो रहा है। उसमें भी हमें एक सुधार करने की ज़रूरत है। अब ये पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पहले है क्या, मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ। भाई इंडिया के अंदर में जो आपका हेल्थ सेक्टर है उसका स्ट्रक्चर क्या है पहले ये समझिए। जो हेल्थ सेक्टर इंडिया में, हेल्थ सेक्टर में आपका क्या आता है? हॉस्पिटल, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है। और इंडिया का जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है दोस्तों, इसको दो अलग सेक्टर में कैटेगराइज किया हुआ है, एक है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में अगर आप देखोगे इसमें एक लिमिटेड सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस आपको नजर आएंगे, जो फोकस करता है बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर, है ना भाई। जहाँ पे बीमार पड़ते हो तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हो तो यहाँ से ट्रीटमेंट करवा सकते हो, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो प्रोवाइड करवाता है।
फिर है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर भी ज्यादातर आपको सेकेंडरी और टर्शरी वाली केयर प्रोवाइड करवा रहा है या क्वेटर्निटी वाली केयर प्रोवाइड करवा रहा है। जो बड़े बड़े शहर है वहां पर थोड़े बहुत और एडवांस केयर आपको मिल जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मिल जाता है, लेकिन उसके हिसाब से रेट भी चार्ज होते हैं। पता है ना प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या बिल बनाता है। एक इंसान छोटा थोड़ा भी बीमार पड़ा अगर वो जाता है इलाज करवाने के लिए, उसका एक बिल बनता है लंबा चौड़ा। तो वही जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है दोस्तों, वो आज के समय पर लोगों को गरीबी में ढकेल रहा है। हर साल बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी की चपेट में आ जा रहे हैं केवल अपना इलाज करवाते करवाते। ये यहां पर आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। तो हमें क्या करना होगा,